हेलो स्टूडेंट्स। तो वापस हम बात करते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस के सेकंड वीडियो के अंदर बचे हुए पोर्शन की। तो ये चैप्टर इतना बड़ा नहीं था, 2 वीडियोस में कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि पहली वाली काफी बड़ी वीडियो बनी थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसको भी देखो, बहुत बढ़िया कंटेंट जो है उसमें मैंने कवर कर दिया है। ठीक है, देखो मैंने अपनी जितनी भी वीडियोस क्रिएट की है उसमें एक ही चीज का ध्यान रखा है कि एक्चुअली में आपको सारा कंटेंट नॉलेज यहीं पर ही मिल जाए। तो ये मेरा फर्स्ट राउंड बेटा चल रहा है। आपको पता लगा होगा कि अभी हमने चैनल स्टार्ट करे हुए हमें लगभग 2 महीने हुए। तो उसके अंदर हम लोगों ने जो बेसिकली मैंने अभी कंटेंट जो है वो डालना स्टार्ट किया आप लोगों के लिए कि आपके बेसिक्स जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो बेसिक्स देखने हैं, कंटेंट समझना है, चैप्टर समझना है, तो आप इन वीडियोस को देखो। और कॉन्टिन्यूशन में ही देखेंगे वीडियोस को तो आपको समझ में आएगा कि कॉन्टिन्यूशन में ही हम चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं। तो जब हम किसी भी चैप्टर के एक पर्टिकुलर वीडियो पे हैं, जब उसका बिगनिंग से हम उसको देखते हुए आएंगे तो वो हमें चैप्टर ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो मैंने अभी जैसे बताया कि डुअल नेचर ऑफ मैटर्स एंड रेडिएशंस वाला चैप्टर हम कर रहे थे, जिसके अंदर हमने एक वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है जिसमें हमने पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कवर किया है। ठीक है, अब हम आज स्टार्ट करेंगे इसका सेकंड वीडियो। ये छोटा वीडियो है, इसमें हम मतलब बेसिकली डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस की बात करेंगे और यहाँ पर डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस की बात करेंगे कि वो किस तरह से, क्या उसने बताया कि क्या मैटर वेव्स होती है, क्या जिसको हम डी ब्रॉगली वेव्स भी कहते हैं, और उनकी वेवलेंथ क्या होती है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड 2-4 कॉन्सेप्ट है यहाँ पर छोटे से, तो उनको भी आज फिनिश कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस में मैटर वेव वाला पार्ट। ठीक है, तो ये देखो, ये तो आप सब लोग जानते हो कि जो लाइट है वो डुअल बिहेवियर शो करती है। डुअल बिहेवियर में क्या है कि वो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर जो है वो शो करती है। वेव नेचर वाला कॉन्सेप्ट हमने उसका सारा वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा था बेसिकली, और जिसमें हमने इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था बेसिकली। अभी हम क्या कर रहे हैं, पार्टिकल नेचर की बात कर रहे हैं। पार्टिकल नेचर के ऊपर बेस्ड एक फिनोमेना हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर दिया है। ठीक है, अब कुछ फिनोमेना जो है हमें ये समझ में आ गया कि लाइट जो है वो एज अ वेव एग्जिबिट करती है, कुछ फिनोमेना एज अ पार्टिकल एग्जिबिट करती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि लाइट जो है वो डुअल नेचर शो करती है। ठीक है, तो इसी को हम डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन या डुअल नेचर ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा किस चीज की, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस की, जिसमें डी ब्रॉगली ने एक रिलेशन दी हमें। ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट समझाया। वो क्या कॉन्सेप्ट था? डी ब्रॉगली बोले कि जो भी हमारे पास मैटर होता है, ठीक है, अगर उसका कोई मास है और वो मूव कर रहा है या चल रहा है किसी भी स्पीड से, तो उस टाइम पे उसके साथ एक वेव भी एसोसिएटेड होती है। ठीक है, और उस वेव की जो वेवलेंथ है वो उसकी मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। बड़ी क्लियर होगी बात। ठीक है, तो क्या हमें समझना है यहां पर, वो देख लेते हैं। देखो, तो डी ब्रॉगली ने बेसिकली यहां पर ना दो चीजों को, दो फैक्ट्स को साथ में जोड़ा। पहला था आइंस्टाइंस मास एनर्जी इक्विवेलेंस। आइंस्टाइंस मास एनर्जी इक्विवेलेंस क्या होती है? ये रिलेशन होती है ना, आपको याद होगा, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, कि अगर मान लो हमारे पास कहीं पर कुछ भी मास डिसअपियर होता है तो उसके इक्विवेलेंट अमाउंट जो है वो एनर्जी अपीयर होती है। ठीक है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, आइंस्टाइंस मास एनर्जी इक्विवेलेंस बोलते हैं। आइंस्टाइन ने ये सजेस्ट किया था कि मास और एनर्जी जो है वो इंडिविजुअली कंजर्व नहीं है, बट एज अ कॉम्बिनेशन, ठीक है, एज अ सिंगल एंटिटी, जिसको मास एनर्जी बोलते हैं, कंजर्व्ड है। क्योंकि मास एनर्जी में कन्वर्टेबल है और एनर्जी जो है वो मास में कन्वर्टेबल है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे उसने अपनी इक्वेशन जो दी थी वो यही दी थी, ये आपको याद होगा। तो यहां पर देखो डी ब्रॉगली ने क्या प्रपोज किया कि जिस तरह से हम एक वेव ले रहे हैं, है ना, एक वेव ले रहे हैं, लाइट रेडिएशन ले रहे हैं, तो उसके साथ एक पार्टिकल एसोसिएट होता है। ऐसे कहता है अगर कोई पार्टिकल होगा तो उसके साथ वेव एसोसिएट होनी चाहिए, क्योंकि नेचर लव्स सिमेट्री। ठीक है, इस चीज को हमें ध्यान में रखना है।
तो उसने यही बोला कि एक्चुअली में जितनी भी पार्टिकल मूव कर रहे होते हैं उसके साथ एक वेव एसोसिएट होती है, वो जो वेव है उसका जो वेवलेंथ है वो उसके लीनियर मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस रिलेशन को हम डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन बोलते हैं और इसको पूरे कॉन्सेप्ट को हम डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इस छोटी सी रिलेशन को डिराइव करेंगे कैसे, वो भी देखते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम डिराइव करते हैं डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन को। कैसे करने हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अभी हमने जो डिस्कस किया था, बेसिकली दो इक्वेशंस हैं, उन दो इक्वेशंस को यूज करके ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो एक तो हमारे पास इक्वेशन थी आइंस्टाइंस मास एनर्जी इक्विवेलेंट, है ना, आइंस्टाइंस मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, वो क्या थी, वो इक्वेशन है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, है ना, जहां हमें पता था m इज द मास दैट डिसअपियर, है ना, दिस इज द मास दैट डिसअपियर। ठीक है, और दिस इज द कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी दैट अपियर, है ना, दिस इज द कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी दैट अपियर, राइट, यानी कि उतना मास खर्च करके जितनी एनर्जी जो है वो रिलीज हुई। सी सबको पता है स्पीड ऑफ लाइट होता है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कर दिया। ऑल्सो जब हम बात करते हैं कि जो हमारे पास प्लैंक्स इक्वेशन होती है, ठीक है, प्लैंक्स इक्वेशन सबको याद है कि एनर्जी जो है वो एच न्यू के भी इक्वल होती है ना, किसी भी जो पार्टिकल की एनर्जी है वो एच न्यू के भी इक्वल होती है। ठीक है, अब क्या हो गया, देखो दिस इज रिलेटेड टू मैटर, दिस इज रिलेटेड टू वेव, दो चीजें आ गई। अब दोनों को हमने क्या किया, क्योंकि दे आर रिप्रेजेंटिंग द सेम एनर्जी, तो हमने क्या कर दिया, इन दोनों को इक्वेट करते हैं। ठीक है, तो इक्वेट करेंगे तो बाय 1 and 2, तो बाय 1 and 2 व्हाट वी गेट कि हमारे पास जो mc स्क्वायर है वो h न्यू के इक्वल आ गया। ठीक है, अब हमें पता है कि हमारे पास न्यू को आप c बाय लैम्डा भी लिख सकते हो, सो mc स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, इसके, एक c से एक c हमारे पास कैंसिल हो जाता है, तो आपको क्या मिला, लैम्डा जो है हम लिख सकते हैं h अपॉन m इंटू सी, m इज मास, ठीक है, और c इज वेलोसिटी, तो मास इंटू वेलोसिटी इज मोमेंटम, तो h अपॉन p के इक्वल आ गया, जिससे हमें क्या पता लगा कि लैम्डा जो है वो लीनियर मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो छोटी सी ये डिडक्शन हो गई, डी ब्रॉगली इक्वेशन की इस तरह से की गई थी। अब हमें ये याद रखना है कि अगर मान लो कोई भी पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो हम ये भी यूज कर सकते हैं कि p को हम mv ले लें और लैम्डा जो है वो h अपॉन mv के इक्वल हम लेके और उसको यूज कर सकते हैं जहां पर हमारी रिक्वायरमेंट। क्लियर है, तो इस तरह से डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन जो है वो डिराइव की गई, राइट। तो चलते हैं आगे। अब देखो कुछ बात करेंगे, कुछ कंक्लूजन जो डी ब्रॉगली डुअलिटी से हमने डिराइव किए, वो कुछ कंक्लूजन्स हम यहाँ पर उसके बारे में बात करें, एक एक को पढ़ेंगे और समझेंगे कि वो यहाँ पर हमें क्या जो है वो समझाना चाह रहे हैं। सबसे पहले, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, सो फास्ट मूविंग पार्टिकल विल बी हैविंग शॉर्टर वेवलेंथ एंड वाइस वर्सा। वेरी क्लियर, लैम्डा हमने पढ़ा कि वो h अपॉन mv के इक्वल है, यानी कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, तो more the velocity shorter will be the wavelength because they are inversely proportional, right? Second fact, if v tends to 0, देखो ध्यान में रखो, इसी रिलेशन से बात करते हैं कि अगर v tends to 0 है तो इसका मतलब लैम्डा टेंड्स टू इंफिनिटी हो जाएगा, है ना। तो इंफिनिटी तो कोई चीज होती नहीं है हमारे पास, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी पार्टिकल, है ना, नो रेस्ट पे है, ठीक है, तो उसके साथ कोई वेव एसोसिएट नहीं। बड़ा क्लियर है, ठीक है, अगर कोई भी पार्टिकल रेस्ट पे है यानी उसकी वेलोसिटी टेंडिंग टू 0 है, तो उसके साथ कोई वेवलेंथ एसोसिएटेड नहीं हो सकती। क्लियर है। उसके बाद में थर्ड पॉइंट हमने क्या पढ़ना है कि डी ब्रॉगली वेव्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज ऑन द पार्टिकल एज ओनली मूविंग मटेरियल पार्टिकल इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस दैट। मतलब पार्टिकल चाहे एक इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, चाहे एक कोई भी एक ऐसा पार्टिकल हो न्यूट्रॉन की तरह पर जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, ठीक है,
कोई भी मूव कर रहा है, राइट, कोई भी मूव कर रहा है, तो दोनों केसेस में उसके साथ मैटर वेव्स एसोसिएटेड होंगी, बिकॉज डी ब्रॉगली वेव्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, उसको चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, हमें ये समझना। नेक्स्ट समझते हैं, देखो बेटा नेक्स्ट पॉइंट्स कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो कुछ चीजें जो हमने यहां से कंक्लूड करी हैं इस रिलेशन से वो हमें यहां पर पढ़नी है। क्या क्या है? De Broglie waves are not electromagnetic waves in nature, as electromagnetic waves are produced only by oscillating charge। और हमने बोला क्या कि ये डी ब्रॉगली वेव्स जो है वो चार्ज पे डिपेंड करती ही नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो चार्ज से ही प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, ऑसिलेटिंग चार्ज ही प्रोड्यूस करता है, तो इसका मतलब इनकी नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं हो सकती। ये तो बड़ा क्लियर है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, इफ द मटेरियल पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी v कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ फ्लाइट, देन द मास ऑफ द मूविंग पार्टिकल इज गिवन बाय 0। इसका मतलब क्या है? देखो भाई, एक रिलेशन याद होगी आपको कि मूविंग मास जो होता है वो रेस्ट मास डिवाइडेड बाय 1 बाय वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर अंडर रूट के इक्वल है। ये फॉर्मूला फेमस फॉर्मूला है, आप सबने किया होगा। तो v जो है वो स्पीड ऑफ द पार्टिकल होगी और c जो है वो स्पीड ऑफ द लाइट होगी। अगर ये कंपेरेबल हो जाए, कंपेरेबल होने का मतलब क्या? अगर v और c इक्वल हो जाए या ऑलमोस्ट इक्वल हो जाए, तो ऑब्वियसली ये वाली जो वैल्यू है 1 माइनस 1 हो जाएगी, यानी कि 0। मतलब अगर हम m नॉट निकालेंगे तो mv 1 माइनस, ठीक है, 1 का अंडर रूट हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस कम्स आउट टू बी 0। तो हम ये बोलते हैं कि रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल जो है वो 0 होगा। ठीक है, तो उस केस में ध्यान में क्या रखना है कि अगर मान लो m नॉट जो है रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल हमारे पास है, तो उस केस में जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होती है? देखो ध्यान रखो, क्या फॉर्मूला था? h अपॉन एम वी, है ना। फिर से अगर हमारे पास m 0 हो गया तो लैम्डा जो होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द पार्टिकल, है ना, ये हमने पढ़ा था। इसका मतलब क्या है? देखो यहां पर भी समझ लें, लैम्डा जो है वो मास के इनवर्सली भी प्रोपोर्शनल है। तो लॉन्गर मतलब मोर द मास स्मॉलर इज द वेवलेंथ। तो जब मास बहुत ज्यादा होगा तो वेवलेंथ बहुत छोटी हो जाएगी। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो भी हैवी पार्टिकल होता है, ठीक है, उनकी जो वेवलेंथ उनके साथ एसोसिएटेड होती है वो बहुत छोटी। और अगर मास बहुत ज्यादा हो गया तो उस केस में जो वेवलेंथ इतनी छोटी हो जाएगी कि हम ये बोलेंगे कि वो जो वेव्स हैं वो ऑलमोस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ये याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, क्या बोला कि फॉर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट द मास इज लार्ज एंड वेलोसिटी इज लेस अलोंग विद स्मॉल वैल्यू ऑफ h, द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट कैन नॉट बी ऑब्जर्व। ये मैंने अभी अभी आपको समझाया, ये वाली बात है ना, क्लियर होगी बात। ये हमने पिछले पॉइंट में भी एक तरह से कवर कर लिया। अगर ऑब्जेक्ट्स का साइज बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास लैम्डा इतना छोटा हो जाएगा कि हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है? द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन। ठीक है, यानी कि हमारे पास देखो, अगर सपोज करो, क्या सिंपल कॉन्सेप्ट बोला गया है कि अगर मान लो हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और उसकी हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली वो वेवलेंथ ऑफ फोटोन के इक्वल ही होगा, क्योंकि हम शुरुआत कहां से कर रहे थे? हम यहां से शुरुआत कर रहे थे कि यहां पर हमने यही रिलेशन एनर्जी का यूज किया था जो कि एनर्जी ऑफ अ फोटोन के भी इक्वल होता है। क्लियर होगी बात? उसके बाद में द मैटर वेव हाइपोथेसिस गिवन बाय डी ब्रॉगली आल्सो इन अकॉर्डिंग्स विद Heisenberg's uncertainty principle, which states that it is impossible to have accurate measurement of both position and momentum of a subatomic particle simultaneously। क्यों होता है ऐसा? देखो हमें पता है जो हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है वो डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, है ना। तो अब अगर हमारे पास डेल्टा एक्स जो है, ठीक है, वो अगर 0 हो गया तो हमारे पास डेल्टा पी कितना हो जाएगा? वो तो टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा। मतलब अगर इसकी एक्यूरेसी हमें पता है तो इसकी तो नहीं पता हो सकती। ऐसे ही आप रिवर्स भी कर सकते हो, अगर डेल्टा पी 0 हो गया तो डेल्टा एक्स जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा?
इंफिनिटी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इफ वी आर एक्यूरेट इनफ टू फाइंड वन थिंग विच इज द पोजीशन, देन मोमेंटम कैन नॉट बी फाउंड एट दैट टाइम एंड वाइस वर्सा। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स हो गए जो हमने सीखे इससे, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से कुछ एक चीजें हमने प्रूव करी है यहाँ। ठीक है, तो बेटा एक टॉपिक अब हमारे पास यहां पर जो डिस्कस करना है वो है डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हमें यहां पर कैलकुलेट करना है कि अगर देखो इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक मूविंग पार्टिकल है जो अपने ऑर्बिट में हमेशा मूव करता रहता है, चलता रिवॉल्व करता है बेसिकली न्यूक्लियस के आसपास, है ना। तो इस केस में हमें क्या फाइंड आउट करना है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को हम एक्सेलरेट करते हैं, ठीक है, किसी भी पोटेंशियल से, तो जब वो चलना शुरू करेगा तो उसके साथ कितनी एनर्जी जो है वो कितनी वेवलेंथ उसके साथ जो है वो एसोसिएटेड हो। ठीक है, तो अगर m जो है वो हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया है जिसको हम v वोल्ट पोटेंशियल के साथ एक्सेलरेट कर रहे हैं, ठीक है, E तो आपको पता ही है कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होती है। तो उस केस में देखो जो काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना, काइनेटिक एनर्जी वैसे तो हाफ mv² होगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्यों आई? इस पोटेंशियल की वजह से। तो हम इसको वर्क डन भी ले सकते हैं, E इंटू वी के इक्वल, है ना, काइनेटिक एनर्जी इसके इक्वल आ गया। अब हमने क्या किया, यहां से वेलोसिटी निकाला, कितना आ जाएगा 2ev/m के इक्वल आ जाएगा और इसका अंडर रूट कर दिया हमने। ठीक है, ये वेलोसिटी आ गई। अब हमें वेवलेंथ निकालनी है, तो अगर हम डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस देखें, ठीक है, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? हम लैम्डा फाइंड आउट कर सकते हैं विच इज h/mv, है ना। तो h/m और v की वैल्यू ये डाल रहे हैं तो 2ev/m अंडर रूट हो गया। क्लियर है? तो जब हमने अब m को क्या करते हैं, अंदर ले जाते हैं, स्क्वायर हो जाएगा, एक m से m कैंसिल हो जाएगा, तो यू विल बी हैविंग एट लैम्डा इज इक्वल टू h/2mev का अंडर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, देखो हम ये सारी वैल्यूज जानते हैं एक्सेप्ट जो हमने v सब्स्टिट्यूट किया उसको अगर छोड़ दें तो बाकी सारी वैल्यू हमें पता है ना। तो जब हम ये सारी वैल्यूज जो है वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, आपको पता है h की वैल्यू भी पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी पता है। तो जब ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो लैम्डा जो आता है वो 12.27 अपॉन अंडर रूट ऑफ v एंगस्ट्रॉम के इक्वल आ जाती है। ठीक है, तो हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को जिस भी वोल्टेज से एक्सेलरेट करेंगे वो जब हम वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसके साथ एसोसिएटेड जो वेवलेंथ होगी वो हमें पता लग जाएगी। ठीक है, क्लियर? तो इस तरह से हम एक वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर सकते। तो स्टूडेंट इसके साथ फिर हमारा ये पार्ट जो है वो फिनिश हो जाता है। छोटा सा ही टॉपिक था, ठीक है, वो फटाफट से हमने समझा दिया। इस टॉपिक से जनरली जो है वो छोटा मोटा क्वेश्चन आएगा या फिर इसकी डिडक्शन वाला आ जाएगा, एक आधा छोटा न्यूमेरिकल बनता है, या फिर जो मैंने 7-8 पॉइंट जो हमने डिस्कस किए थे अभी कि इससे हमें क्या क्या चीजें और सीखने को मिल सकती है या क्या क्या और चीजें हमें पता लग सकती हैं, वो हर पॉइंट अपने आप में एक क्वेश्चन बनता है, वो आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा। क्लियर होगी बात? ठीक है, ठीक है बच्चों, इसके साथ ही ये चैप्टर हमारा डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नया जो कॉन्सेप्ट करेंगे वो चैप्टर होगा एटम्स के। ठीक है, तो कीप वॉचिंग, और अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो और दोस्तों को बोलो और आसपास लोगों को बेनिफिट करवाओ मेरे वीडियो से, और उनको भी फिजिक्स सीखने में उनकी हेल्प करो। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो के अंदर एटम्स के अंदर। राइट, बाय।